जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल शीर्ष ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की यह क्लास जिसमें हमने हिंदी व्याकरण से एक बेहतरीन टॉपिक को कलेक्ट किए हैं आप सभी के लिए, छंद के बेस पे आज हमारा टॉपिक रहेगा। यहाँ पर हम छंद के भेद के बारे में जानेंगे, छंद के प्रकार के बारे में, छंद की परिभाषा के बारे में। कह सकते हैं कि ये एक डिटेल क्लास रहेगा आप सभी के लिए। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। शीर्ष ऑनलाइन क्लास आप सभी को मेरे चैनल के माध्यम से बेहतरीन जीके साथ साथ जीएस की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है लगातार। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। शीर्ष ऑनलाइन क्लास देखिएगा, यहाँ से हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यह जान लेते हैं कि यदि हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं तो हिंदी व्याकरण में छंद का एक विशेष महत्व होता है, ठीक है ना। तो वह सारी चीज़ों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, यहाँ से हम जानते हैं हिंदी व्याकरण में क्या होता है, छंद का अपना एक विशेष महत्व होता है। हम यहाँ पर बता सकते हैं कि बगैर हम छंद को समझे हिंदी व्याकरण को हम पूरी तरह से कवर नहीं कर सकते। तो छंद भी क्या होता है, हर एक यहाँ पर हिंदी व्याकरण में जो भी टॉपिक आते हैं, चाहे हम अलंकार की बात करें, चाहे हम समास की बात करें, चाहे हम संधि की बात करें, बगैर हम छंद को कवर किए बिना हम हिंदी व्याकरण को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा क्लास इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। छंद किसे कहते हैं समझिएगा। यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो छंद है ये एक चद धातु से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? तो ये एक चद धातु से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो इसी का अर्थ होता है आह्लादित करना, या फिर प्रसन्न करना, या फिर खुश करना। अलहास वर्ण या मात्रा की नियमित संख्या की बुनियाद से प्रकट होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जिनमें हमारा मात्रा आता है, क्या आता है? मात्रा, यति, ठीक है। आप सारी चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। यति होता है, गति होता है, तुक होता है, उसी प्रकार वर्ण होता है। इन सभी का जो एक व्यवस्थित क्रमबद्ध संरचना होती है वह हमारा क्या होगा? छंद कहलाएगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर लॉन्ग टाइप में और शॉर्ट टाइप में दोनों डेफिनेशन अच्छे से कंफर्म कर लेनी है। आप बताएंगे यहाँ पर कि जिनमें मात्रा, यति, गति, तुक, वर्ण, इन सभी का एक व्यवस्थित क्रमबद्ध संरचना होती है, पंक्ति होती है, तैयार होता है, ठीक है ना। पंक्ति तैयार होता है तो उनको हम यहाँ पर छंद बताएंगे। कंफर्म यहाँ तक? ठीक है। बगैर हम मात्रा, यति, गति, वर्ण इनके बगैर छंद की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में छंद को मेटा या फिर इसी को एक और अन्य नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में मेटा आप ये या वर्स बताएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। मेटा या फिर वर्स। कंफर्म यहाँ तक? तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो छंद मैंने लिया है डेफिनेशन, इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लेना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। आप समझते हैं हमें यहाँ पर छंद का मतलब क्या होता है। छंद का अर्थ संस्कृत वाक्य में मुख्यतः लय को बताने के लिए किया जाता है। यदि हम किसी भी पंक्ति को एक बार पढ़ते हैं, पढ़ना अलग हो जाता है और उसी पढ़ने के तरीकों को लयबद्ध तरीके से लेकर के आगे बढ़ना ये अलग होता है, ठीक है ना। छंद का अर्थ संस्कृत वाक्य में मुख्यतः लय को बताने के लिए किया जाता है। अगर विस्तृतता छंद का अर्थ जाना जाए, ठीक है ना, तो छंद का अर्थ कविता या गीत वर्णों की संख्या या उसकी स्थान से संबंधित नियमों को हम यहाँ पर छंद बताएंगे। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। अब देखिए, छंद के अंक की अब बात करते हैं तो छंद के यहाँ पर कितने अंक होते हैं, तो हमने आपको यहाँ पर हम कंफर्म करा देते हैं। छंद के कुल 7 यहाँ पर अंग होते हैं, जिनमें हमारा यहाँ पर चरण या फिर इसी को पद कहा जाता है। दूसरा हमारा होता है वर्ण या फिर इसी को मात्रा, ठीक है ना, सॉरी, दूसरा होता है हमारा यहाँ पर वर्ण, तीसरा होता है हमारा यहाँ पर मात्रा, उसके बाद यति होता है, गति होता है, तुक होता है और ये गढ़ होता है, ठीक है ना। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं हमारा यति, गति और तुक से बनते हैं, ठीक है ना। ज़्यादातर यति, गति और तुक से क्वेश्चन बना के पूछे जाते हैं। यति का मतलब क्या होता है, गति का मतलब क्या होता है, तुक का मतलब क्या होता है। और कभी कभी तो ऐसा भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि छंद में जो गढ़ होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, ये भी हमसे पूछा जाता है। तो चलिए हर एक बात को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं छंद के अगले अंक की तरफ। नाम है यहाँ पर चरण या फिर इसी को पद या फिर इसी को पाद कहा जाता है। कंफर्म? छंद में प्रायः 4 भाग पाए जाते हैं और यह चारों भागों में प्रत्येक भागों को ही चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरण कहा जाता है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेस लेके बताता हूँ, एक सेकेंड। चलिए मान के चलिए एक हमारा ये प्रथम चरण हो गया। प्रथम चरण के बाद हमने यहाँ से एक डैश ले लिया, ये हम बढ़ गए दूसरे चरण, ये हमारा तीसरा चरण, डैश, ये हो गया चौथा चरण, ठीक है ना। तो प्रत्येक भाग होते हैं किसी भी पंक्ति की, जो प्रत्येक भाग होती है, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और ये हो गया चौथा भाग।
तो इन प्रत्येक भागों को ही क्या कहा जाता है, तो इन प्रत्येक भागों को ही चरण कहा जाता है। कंफर्म यहाँ तक ना? तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर चरण। लेकिन देखिए, लेकिन कुछ ऐसी भी छंद होते हैं जिसमें कि चार, इसको आप थोड़ा सा लिख लेंगे, ये चार नहीं चार है ये, ठीक है, जिसमें कि चार चरण होने के बावजूद दो ही पंक्तियों में लिखे जाते हैं, जैसे कि दोहा और सोठा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि दोहा सोठा ऐसे होते हैं जो कि दो ही पंक्ति में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। इत्यादि ऐसे छंद को हम यहाँ पर पंक्ति अनुसार अब दल बताएंगे, ठीक है ना, पंक्ति अनुसार दल हम यहाँ पर सब बताएंगे, ठीक है। हिंदी भाषा में छंद की कुल 6 पंक्तियां हम यहाँ पर ध्यान में रखते हैं, तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। कुछ पंक्ति ऐसी भी होती है जो कि 6 पंक्ति के रूप में, 6 कतारे के रूप में हमको देखने को मिलती है फिलहाल। तो यहाँ से हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सारी चीज़ें आपको जो है, जो भी पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर हम कवर कराएंगे, ठीक है, जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चरण के कितने प्रकार होते हैं। तो चरण के यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा चरण के 2 प्रकार होते हैं। तो कौन कौन से यहाँ पर चरण होते हैं, तो एक होता है हमारा समचरण, दूसरा होता है हमारा यहाँ पर विषम चरण। तो भाई यहाँ पर हमारा समचरण का मतलब क्या होता है और विषम चरण का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा हम यहाँ पर समझ लेते हैं। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं समचरण। समचरण का मतलब क्या होता है, तो समचरण के रूप में हमको बताना है कि समचरण ऐसी चरण होती हैं जिनमें दूसरे और चौथे चरण होते हैं, उसको हम यहाँ पर समचरण बताएंगे। क्या बताएंगे, उसको हम यहाँ पर सम चरण यहाँ पर हम बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर फिर वही एक एग्जांपल ले लेते हैं। समचरण का मतलब, पहला चरण डेस, दूसरा चरण, तीसरा चरण डेस, चौथा चरण, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया है कि जो दूसरा चरण होता है, दूसरा चरण और जो तीसरा चरण होता है, इन दोनों की मिलने से हमारा समचरण तैयार होता है। कंफर्म यहाँ तक? अब उसी प्रकार जो बचा हुआ है पहला चरण और तीसरा चरण, इन दोनों की मिलने से अब हमारा विषम चरण तैयार होगा, ठीक। तो अब विषम चरण को यहाँ से समझ लेते हैं। देखिएगा, विषम चरण का मतलब हमको बताना है कि ऐसे चरण जिसमें पहले और तीसरा चरण होते हैं, तो ऐसे चरण को हम यहाँ पर अब विषम चरण बताएंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जस्ट अभी बताया था कि जो वर्ग किसी पंक्ति का, ठीक है ना, पहला और तीसरा चरण होता है, उसको हम यहाँ पर विषम चरण बताएंगे यहाँ तक, ठीक। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि चरण क्या होते हैं, चरण कितने प्रकार होते हैं, समचरण होता है, विषम चरण होता है, समचरण क्या होता है, विषम चरण क्या होता है, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दी है यहाँ पर, ठीक है। तो छंद के पहले अंग हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब बात करते हैं छंद के दूसरे अंग, जिनको हम यहाँ पर वर्ण या फिर इसी को मात्रा बताते हैं, ठीक ठीक। यहाँ पर ध्यान रखेंगे ना, वर्ण अलग होता है, मात्रा अलग होती है यहाँ पर, ठीक है। तो बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे अंग की तरफ, जिसमें एक वाली ध्वनि प्राप्त होती है सर, उसी को हम वर्ण कहते हैं, चाहे वह वर्ण ह्रस्व रहे, चाहे वह वर्ण दीर्घ रहे। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ह्रस्व का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, और दीर्घ का मतलब भी आपको आगे बताऊंगा मैं। फिलहाल यहाँ पर इतना जान लीजिए कि जिसमें एक वाली ध्वनि प्राप्त होती है, उसी को हम यहाँ पर वर्ण कहेंगे, सिर्फ एक वाली ध्वनि, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, ऐसे स्वर जिसमें ध्वनि नहीं आती, उसे वह नहीं माना जाता है, जैसे कि हलन शब्द राजन करना, संयुक्त अक्षर का पहला अक्षर कृष्ण का स वर्ण के नाम से जाना जाता है। खैर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। आप बस इतना यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि जिसमें एक वाली ध्वनि प्राप्त होती है उसे वर्ण कहते हैं, चाहे वो वर्ण ह्रस्व स्वर रहे, चाहे वो वर्ण दीर्घ स्वर रहे। अब वर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम पूरे काउंट करेंगे हिंदी वर्णमाला में आ से लेकर पूरा आहत, ये सभी क्या हमारे टोटल 52 वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं सभी यहाँ पर जो काउंट करने पर प्राप्त होता है, ये हम यहाँ पर जान लिए कहीं न कहीं ये हमारा वर्ण होते हैं, और उन्हीं में हमारा 52 वर्ण में कहीं हमको ह्रस्व स्वर देखने को मिलता है और कहीं हमको यहाँ पर दीर्घ स्वर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ण के प्रकार। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ण के यहाँ पर हम 2 प्रकार यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। 2 यहाँ पर प्रकार होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पास एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ह्रस्व स्वर की बात पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, सॉरी, ह्रस्व वर्ण की बात करेंगे ना, ह्रस्व स्वर अलग होता है, ह्रस्व वर्ण अलग होता है, ठीक है। तो ह्रस्व वर्ण की बात करते हैं। यहाँ पर ह्रस्व वर्ण में हमारा यहाँ पर 8 वर्ण आते हैं। कितने वर्ण आएंगे, 8 वर्ण यहाँ पर आएंगे। कौन कौन से होते हैं, तो आप देख सकते हैं, छोटा अ, ई, उ, री, क, की, कु और एक क्री, ये टोटल यहाँ पर 8 वर्ण होते हैं।
लेकिन वहीं आपसे ये पूछ दे कि ये बताइए कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, तब यहाँ पर आप 4 बताएंगे। ठीक है ना, इन चारों को आपको छोड़ देना है, 4 हमको यहाँ पर बताना है। अ, इ, उ, री, ये 4 यहाँ पर ह्रस्व स्वर होते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ वर्ण। अब देखिए दीर्घ वर्ण में हमारा जो बड़ा रहेगा, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, इस प्रकार से। ठीक है, ये है हमारा बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से का, की, कु, के, कै, को और ये कौ। टोटल हमने यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो हाँ, हमने आपको यहाँ पर कंफर्म करा दिया, इनकी संख्या 14 हो जाएगी। लेकिन वहीं आपसे ये पूछे कि ये बताइए दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तब आप यहाँ से यहाँ तक बताएंगे। ठीक है ना, तो इनकी संख्या आपको ध्यान में रखना है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और। ठीक, इस प्रकार से सारे सबको आपको काउंट कर लेना है अच्छे से। ठीक है ना, तो हमने आपको अच्छे से बता दिया है यहाँ पास इनकी संख्या कितनी है। आप देख सकते हैं 3 3 6 और 1 7, यह हो गया हमारा दीर्घ स्वर की संख्या 7। और दीर्घ वर्ण की संख्या पूछी जाए तो आपको ये भी पूरी तरह से काउंट कर लेना है। तो काउंट करने पर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पास ये 14 हो जाएगी। कन्फर्म यहाँ तक? बढ़ते हैं आगे। उसके बाद ये तो हो गया हमारा वर्ण। अब उसके बाद छंद के अगला अंग रहेगा मात्रा। मात्रा किसी ध्वनि के उच्चारण समय को मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि हम किसी भी ध्वनि की बात करें तो उनके उच्चारण में जो भी समय लगता है उस समय को हम यहाँ पास मात्रा से रिलेट करके चलेंगे। ठीक है ना, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पास एक वर्ड्स लिख दिया, ये हो गया हमारा महान। ठीक, तो इस महान को पढ़ने में जो भी टाइमिंग मुझे वेस्ट करना पड़ता है, व्यय करना पड़ता है, व्यतीत करना पड़ता है, तो उसी को हम यहाँ पर क्या बताएंगे सर? तो इसी को हम यहाँ पर अब मात्रा बता सकते हैं। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को एक मात्रा, तथा उनके उच्चारण में जो समय लगता है उस समय को हम यहाँ पर अब 2 मात्रा बताएंगे। ठीक है ना, मात्रा की दृष्टि से यदि हम बात करें तो वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको मैंने अब जस्ट अभी बताया था। यहाँ पर वर्ण की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो एक होता है हमारा लघु स्वर, इसी को ह्रस्व स्वर कहा जाता है। एक होता है गुरु स्वर, इसी को दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो लघु स्वर होता है इसी को ह्रस्व स्वर, और ह्रस्व स्वर को आप लघु स्वर बताएंगे। इसी प्रकार गुरु स्वर को दीर्घ स्वर या फिर दीर्घ स्वर को आप गुरु वर्ण बताएंगे। ठीक है, ह्रस्व स्वर ह्रस्व वर्ण दोनों में आप अंतर होता है, दोनों को आप ध्यान में रख लेंगे। ठीक है ना, लघु स्वर, लघु वर्ण, गुरु स्वर, गुरु वर्ण। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया था लघु स्वर और ह्रस्व स्वर या फिर लघु वर्ण या फिर गुरु वर्ण के बारे में। ठीक है, तो आपको ये बातें यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। अच्छा, यहाँ से हमको ये ध्यान में रखना है कि लघु या फिर ह्रस्व की यदि हम बात करते हैं तो ठीक है ना, तो ऐसे वर्ड को बोलने के लिए सबसे कम समय लगता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि लघु का मतलब क्या होता है। सिंपल सी बात है, लघु का मतलब होता है कम। ठीक है, लघु या फिर ह्रस्व वर्ड, तो इनको बोलने के लिए यदि कम समय लगता है तो हमारा हो जाएगा यहाँ पास लघु। लेकिन किसी भी ऐसे वर्ड है जिनको बोलने के लिए यदि ज़्यादा समय लग रहा है, लघु या फिर ह्रस्व वर्ड की अपेक्षा ज़्यादा समय लग रहा है, तो ज़्यादा के लिए हम यहाँ पास गुरु या दीर्घ बताएंगे, कम के लिए लघु या फिर ह्रस्व हम यहाँ पास बताएंगे। और इनके सिंबल के लिए मतलब चिन्ह के लिए ये वाला सिंबल यहाँ पास यूज़ किया जाता है। आप देख सकते हैं जो एक जैसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक नहीं है ना यहाँ पर, जो एक जैसा ये दिखाई दे रहा है ये हमारा लघु स्वर के लिए उपयोग में लाया जाता है। जबकि गुरु वर्ण के लिए ये वाला सिंबल यहाँ पर उपयोग में लाया जाता है, जो कि आप आह के रूप में देख सकते हैं। ठीक है ना, विसर्ग के रूप में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर सिंबल उपयोग में लाया जाता है दोनों के लिए। छंद में वर्ण और मात्रा की गणना की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पास कुछ नहीं है, आप यहाँ पास जो भी मैंने यहाँ से टाइप की सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। ह्रस्व वर्ण वाले वर्ण तो आप देख सकते हैं यहाँ पास, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। टोटल हम यहाँ पास काउंट करने पर 4 + 4 लेने पर हमको यहाँ पास 8 मिलेगा। उसी प्रकार दीर्घ स्वर वाले वर्ण की बात करेंगे तो 7 आप यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक, उसके बाद फिर 7 यहाँ तक लेंगे, तो टोटल हमको यहाँ पास मिल जाएगा इस प्रकार से 14। कन्फर्म यहाँ तक? अब उसके बाद बात करते हैं यति, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहीं से बनना स्टार्ट होते हैं। एक होता है यति, दूसरा होता है गति और तीसरा होता है तुक। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम सेंटर में। देखिएगा यति का मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। पद्य का पाठ काल में प्रवाह को तोड़कर जो विश्राम होता है वह हमारा क्या होता है सर? यति होता है। करने का मतलब ये है कि यदि हम किसी भी पद्य का पाठ करते हैं, ठीक है ना, पद्य का पाठ करते हैं, पढ़ते हैं हम, तो जब उस पद्य को पढ़ते हुए हम कहीं पर रुकते हैं, विश्राम लेते हैं, तो विश्राम वाले शब्द को हम यहाँ पर सब यति बताएंगे। ठीक ना, जहाँ पर हम रुकते हैं उसी को हम यहाँ पर यति बताएंगे। ठीक है ना, सरल शब्दों में कहें तो छंद का पद्य का पाठ करते समय कुछ देर के लिए रुकना पड़े,
तो वह यति कहलाता है। कन्फर्म है यहाँ तक? तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जहाँ पर हम रुकते हैं किसी भी पद्य को पढ़ते समय वह हमारा यति होता है। ठीक है, तो यति के लिए यहाँ पर ये सिंबल यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। आप देख सकते हैं आप सभी अपने स्क्रीन पर ये वाला सिंबल यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। अब बात करते हैं, यति हो गया, गति की तरफ बढ़ते हैं। देखिए गति का मतलब क्या होता है? अब गति का मतलब आपको यही समझना है, गति का मतलब होता है बहाव, तेज। ठीक है ना, समझिएगा। पद्य के पद के साथ जो प्रवाह होता है, बहता है, वह क्या होता है सर? गति होता है। अर्थात किसी छंद के पाठ के समय जब प्रवाह का अनुभव होता है तो उसी को हम यहाँ पर गति या फिर लय बताएंगे। अब आपको ये बात यहाँ पर नोटिस कर लेनी है कि जो गति होता है इसी को लय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लय भी कहा जाता है। ठीक है ना, हर एक छंद में क्या होता है, गति या फिर लय का भी अपना एक विशेष महत्व होता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है। मान के चलिए मैं कोई यहाँ पास एक चरण ले रहा हूँ, ये हमारा प्रथम चरण हो गया, डैश करने के बाद द्वितीय चरण, तृतीय चरण, डैश करने के बाद चतुर्थ चरण है। ठीक इस प्रकार से मैं कोई भी यहाँ पास एक पंक्ति लेकर चलता हूँ। मान के चलिए मैंने ले लिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी वरना रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। इस प्रकार से मैंने ले लिया। अब इसी को मुझे लयबद्ध तरीके से पढ़ना है तो मैं क्या कहूँगा फिर? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। तो ये कहने का जो शैली होता है ये हमारा लय हो जाएगा फिर। ठीक है ना, अब उसके बाद बात करते हैं छंद के अगले अंक की तरफ। तुक रहेगा। ऐसे शब्द जिसमें समान उच्चारण वाले शब्द हो उसके प्रत्येक भाग को हम यहाँ पर क्या बताएंगे? तुक बताएंगे। छंद में पद्य के अक्षरों की समानता को ही हम यहाँ पर तुक बताते हैं। अब कैसी समानता, उसको मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कराऊंगा। ठीक, फिलहाल आप यहाँ पर इतना जान लीजिए कि जो किसी भी यदि हम चरण की बात करते हैं, ठीक है ना, किसी भी यदि हम चरण की बात करते हैं तो जो लास्ट का चरण वाला अक्षर होता है उनमें कहीं ना कहीं हमको समानता देखने को मिलता है। ठीक है ना, बगैर हम समानता के जो है वहाँ पर तुक है या नहीं है ये बता सकते हैं। कंफर्म यहाँ तक? देखिए मैं आपको कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ। चलिए मान के चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ जो जस्ट अभी लाइन मैंने भी पढ़ी है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी। क्या आ गया? निजमन मुकुर सुधारी, लास्ट में री मिल गया। ठीक है, अब फिर पढ़ता हूँ इसी को, बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी। फिर यहाँ पास क्या मिल गया? री मिल गया। तो ये जो लास्ट यहाँ पास वर्ड उच्चारित हो रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं, समानता हमें नजर आ रहे हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा? तुक हो जाएगा। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान में अच्छे से रख लेना है। और इसी नाम से तुक को छंद का प्राण भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब तक समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे हमारे लिए छंद निष्प्राण रहेगा किसी भी पंक्ति में। ठीक, तो ये हमारा हो गया छंद का छठवां अंग तुक। अब देखिए तुक के भी अपने कुछ भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हमने दो भेद टाइप किए हैं, एक है तुकांत कविता, दूसरा यहाँ पर अतुकांत कविता। तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं तुकांत कविता। क्या होता है? देखिए जब किसी चरण के समाप्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है, क्या होती है? वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब रिपीट होता है, तो वह हमारा तुकांत कविता कहलाते हैं। पद्य प्रायः तुकांत में ही पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, पद्य हमेशा किसमें पाया जाएगा? तुकांत में पाया जाएगा। गद्य में तुकांत नहीं होता। ठीक है ना, गद्य में तुकांत नहीं होता, तुकांत हमेशा पद्य में ही पाया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में यहाँ पर रख लेनी है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है कि जब किसी चरण के समाप्ति में वर्णों की आवृत्ति होती है, रिपीट होता है वर्ण, तो उसी को हम यहाँ पर तुकांत कविता बताएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसको एग्जाम्पल को लेकर के। देखिए, हमको बहुत ई भाती हिंदी, हमको बहुत है प्यारी हिंदी। तो हमने यहाँ पास बता दिया आप सभी को कि यहाँ पर लास्ट में यदि वर्ण रिपीट होता है, ठीक है ना, आवृत्ति होती है वर्ण की, तो वह हमारा तुकांत कविता होगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, अतुकांत कविता। जब किसी चरण के समाप्ति में वर्णों की आवृत्ति होती ही नहीं है यहाँ पर, तो उस चरण को अब यहाँ पर हम अतुकांत कविता बताएंगे। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, काव्य सर्जक हूँ प्रेरक तत्वों के अभाव में। अब बताइए यहाँ पर वर्ड कहाँ पर रिपीट हो रहा है? यहाँ पर ये वर्ड अलग है हमको दिखाई दे रहा है, ये वर्ड हमको अलग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हमारा अतुकांत कविता होगा। अब देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि ये हमारा पद्य होगा? नहीं होगा ये। ठीक है ना, पद्य वही होता है जिनमें वर्णों की लास्ट में आवृत्ति होती है, लास्ट साइड में वर्णों की आवृत्ति थी, वही हमारा पद्य होगा। जब वर्णों की आवृत्ति या समानता हमको नजर नहीं आती है तो हमारा पद्य नहीं हो सकता, वो हमारा फिर गद्य होगा सर। वहाँ पर क्या होगा? गद्य होगा। कंफर्म यहाँ तक?
अब बात करते हैं छंद के अगले अंग गढ़। समझते हैं इसको, गढ़ क्या होता है। देखिएगा, वर्णों और मात्राओं की क्रम और संख्या की सहूलियत के लिए यहाँ पर गढ़ के लिए हमने कुछ बताए हैं आप सभी को यहाँ पर कि गढ़ कितने प्रकार होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्णों के समूह को गढ़ कहा जाता है। वर्णित छंदों की गणना गढ़ के क्रमानुसार होती है। 3 वर्णों को मिलाकर एक गढ़ बनता है। तो जानते सर यहाँ पर हम गढ़ की संख्या कितनी होती है। खैर आपके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आपको ये सिर्फ यहाँ पर इतना ध्यान में रखना है कि वर्ण और मात्रा से ही क्या होता है, हमारा गढ़ तैयार होता है, ठीक है ना। गढ़ की संख्या आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है गढ़ की संख्या होती है यहाँ पर टोटल 8। कितना होते हैं, 8 होते हैं। एक होता है यगड़, तगड़, लगड़, रगड़, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ लिया जगड़, जगड़ के बाद हमारा आता है भगड़, उसके बाद नगड़, उसके बाद ये सगड़। तो 8 हमने यहाँ पर पढ़े हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि गढ़ की संख्या कितनी होती है, तो हमने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया गढ़ की संख्या होती है 8। कन्फर्म है यहाँ तक। गढ़ जो कि छंद के 7वें ये अंग होते हैं, ये कन्फर्म है यहाँ तक ना। अब बात करते हैं हम यहाँ से छंद के भेद। तो देखिए यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर छंद के आपको अंग बताए थे सभी को मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर कंफर्म करा दिया है कि भाई चरण क्या होते हैं, मात्रा क्या होते हैं, वर्ण क्या होते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार तुक क्या होता है, गति क्या होता है, यति क्या होता है, गढ़ क्या होते हैं, गढ़ के भेद कौन कौन से होते हैं, तुक के भेद कौन से होते हैं, छंद के किस अंग को प्राण कहा जाता है छंद का, तो हमने आपको बता दिया है कि तुक को ही प्राण कहा जाता है, ठीक। तो उसी प्रकार हमने सारी बातें आपको छंद के विषय बता दी है। अब बात करते हैं छंद के भेद कितने होते हैं। तो देखिए छंद के वैसे तो यहाँ पर 3 भेद होते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक होता है मात्रिक छंद, वणिक छंद, एक होता है मुक्तक छंद। यहाँ पर हम उभय छंद की बात यहाँ पर हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये भी एक प्रकार के छंद के भेद के अंतर ही गिने जाते हैं ये, ठीक है ना। मात्रिक छंद, वणिक छंद, उभय छंद और ये मुक्तक छंद। और ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन बनते हैं कहाँ से, तो हमारा क्वेश्चन बनते हैं एक मात्रिक छंद से, एक वणिक छंद से। तो देखिए यहाँ से मात्रिक छंद की बात हम पहले कर लेते हैं। मात्रिक छंद क्या होता है, जिन छंदों की रचना मात्राओं की गणना के आधार पर की जाती है उसे हम मात्रिक छंद कहेंगे, कन्फर्म। और इसमें हमारा दोहा, रोला, सोठा, चौपाई, हरि गीत का और गीत का भी आता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ये बताइए कि दोहा, रोला, सोठा, साथ साथ चौपाई, गीत का या फिर हरि गीत का ये किस मात्रिक छंद के आते हैं या नहीं आते हैं, या फिर मात्रिक छंद में नहीं आते हैं या फिर आते हैं। ऐसा जो भी रहे आपसे पूछ सकते हैं, एक उलझाने के लिए होता है क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, कन्फर्म यहाँ तक। हम यहाँ पर ये भी जानेंगे कि दोहा में कितनी मात्राएं होती है, रोला में कितनी मात्राएं होती है, सोठा में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में, हरि गीत का में और गीत का में, ठीक है। अब देखिए मात्रिक छंद के भी अपने कुछ अलग अलग यहाँ पर भाग होते हैं, प्रकार होते हैं, तो उसको भी यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में ये रख लेना है एक एग्जाम्पल के रूप में कि बंदा गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, अमीय मुरियम चूरण चारु, समल सकल भव रुज परिवारु। अब देखिए हमने यहाँ पर पढ़ लिया है इस पूरे पंक्ति को। यहाँ पर 4 चरण हैं, प्रत्येक 4 भाग हैं यहाँ पर, और प्रत्येक भाग को चरण कहा जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने आपको ये भी बताया है कि किसी भी हम पंक्ति की बात करते हैं तो उसमें जो लास्ट वाला वर्ड होता है रिपीटेड होता है। क्या होता है, रिपीटेड होता है। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर देखिए चारू हो गया, यहाँ पर देखिए परिवारू हो गया, यहाँ पर देखिए परागा हो गया, यहाँ पर देखिए अनुरागा हो गया। तो यही वाला वर्ड हमारा क्या होता है, तो यही वाला वर्ड हमारा तुक होता है, जो कि रिपीटेड वाला होता है। आवृत्ति होती है जिन वर्णों की, ये भी समानता रखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे यहाँ पर जो वर्ड आते हैं उनको हम यहाँ पर ही तुक बताते हैं, यहाँ तक कन्फर्म। अब देखिए मात्रिक छंद के कौन कौन से भेद होते हैं, तो मात्रिक छंद के यहाँ पर भेद होते हैं। एक सममात्रिक छंद होता है, दूसरा अर्ध मात्रिक छंद होता है, तीसरा यहाँ पर होते हैं विषम मात्रिक छंद। तो यहाँ पर आप ध्यान में रख लेंगे कि मात्रिक छंद के भी अपने 3 भाग होते हैं, सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो हम यहाँ पर अब सममात्रिक छंद के बारे में पहले जान लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड आप थोड़ा सा रुकेंगे। यहाँ पर मात्रिक छंद के जो भेद है सममात्रिक छंद, अर्धमात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी लास्ट में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर हम मात्रिक छंद के बाद हम यहाँ पर वणिक छंद के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। देखिए अब वणिक छंद का मतलब क्या होता है कि जिन छंदों में केवल वर्ण की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है वह हमारा वणिक छंद कहलाएगा।
इसमें हमारा एक बेहतरीन एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पर। दुर्मिल जो सवया होता है ये हमारा वर्णिक छंद का एक बेहतरीन एग्जाम्पल रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान में रख लेंगे कि जिन छंदों में केवल वर्णिक वर्णों की संख्या या फिर नियमों का पालन किया जाता है, वर्णों के अनुसार उनकी मात्रा काउंटिंग की जाती है, वह हमारा वर्णिक छंद होगा। कन्फर्म यहाँ तक। अब उभय छंद की बात करते हैं। उभय छंद क्या होता है? जिन छंदों में मात्रा और वह दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उसे हम यहाँ पर उभय छंद बताएंगे, ठीक है ना। मात्रा भी और वर्ण दोनों की समानता पाई जाएगी, वह हमारा होगा उभय छंद। यहाँ पर हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं मतंग यन जो सवया होता है, ये हमारा उभय छंद का एक बेहतरीन एग्जाम्पल रहेगा, ठीक है। मुक्ता छंद की बात करते हैं। मुक्ता छंद क्या होता है? चंदू को स्वच्छ छंद भी कहा जाता है। इसमें मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। इसी नाम से यहाँ पर जो है हम प्रमुख रूप से मात्रिक और वर्णिक छंदों की यहाँ पर कल्पना करते हैं। मतलब पूछे भी जाते हैं, ये बताइए कि छंद के प्रमुख भेद कौन कौन से होते हैं? आप यहाँ पर मात्रिक और वर्णिक छंद ही बताएंगे। मुक्तक छंद यहाँ पर आप सम्मिलित नहीं करके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है एक स्वच्छंद छंद होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मात्रिक छंद के भेद के रूप में, ठीक है ना। अब देखिए मात्रिक छंद के भेद की बात नहीं करेंगे, सॉरी मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। हम यहाँ पर बात करेंगे कि मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर छंद सम्मिलित किए जाते हैं। तो एक है हमारा यहाँ पर दोहा होता है, सोठा होता है, रोला होता है, चौपाई होता है और एक कुंडलिया होता है। तो 5 यहाँ पर आप छंद ध्यान में रख लेंगे, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई और कुंडलिया, ठीक। ये सभी जो हैं मात्रिक छंद के अंतर्गत ये गिने जाते हैं, ठीक है ना। दोहा की बात समझते हैं यहाँ से। दोहा क्या होते हैं, इसमें कितने मात्राएं होती है? देखिए यह सोठा छंद के विपरीत होता है। आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना, कि जो सोठा होता है ये जस्ट दोहा के उल्टा होता है, या फिर जो दोहा होता है ये सोठा के जस्ट उल्टा होता है, ठीक। आपको यहाँ पर ये ध्यान में बस रख लेनी है। तो देखिए समझते हैं दोहा छंद। यह सोठा छंद के विपरीत होता है, यह अर्धसम मात्रिक छंद है ये, ठीक है ना। इसमें पहले और तीसरे चरण में 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, प्रथम चरण हो गया डेस, द्वितीय चरण हो गया, तृतीय चरण हो गया डेस, चतुर्थ चरण हो गया। तो पहले और तीसरे चरण में मतलब ये वाला जो चरण हमारा पहला और तीसरा चरण, ये पहला चरण ये तीसरा चरण, इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो इन दोनों चरणों में हमारी 13 यहाँ पर मात्राएं होंगी। पहले चरण में भी 13 मात्राएं और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होगी। ये हमारा दूसरा चरण होता है, ये हमारा चौथा चरण होता है। अब इन दोनों चरणों में अब मात्रा कितनी होगी? तो हम यहाँ पर बताएंगे 11 मात्राएं होती है। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर दोहा, ठीक है ना। यहाँ तक देखिए अब इसको थोड़ा सा हम काउंट करना सीखते हैं यहाँ पर, ठीक। खारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फरय, केतक सिंचो नीर। अब इसको काउंट कीजिए, देखते हैं कितने कितने मात्राएं होंगी। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती है पहले और तीसरे चरण में, जबकि दूसरे और चौथे चरण में उसमें होती है हमारी 11 मात्राएं। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा पहला और तीसरा चरण रहेगा इसमें हमारा 13 मात्राएं होगी, जबकि दूसरे और चौथे चरण में हमारा 11 मात्राएं रहेगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर पहले काउंट करते चलेंगे। कारज का है बड़ा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, जो एस का जैसा होता है ये बड़ा के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और जो ये वाला सिंबल होता है ये छोटे के लिए यूज़ किया जाता है, छोटे वर्ड के लिए। ये वाला यूज़ बड़े वर्ड के लिए, इसका यूज़ छोटे वर्ड के लिए। कन्फर्म यहाँ तक? बढ़ते हैं, देखिए समझिएगा इस चीज़ को, यहीं से हमको समझना है, क्योंकि जब तक हम किसी भी वर्ड की काउंटिंग नहीं करेंगे हमें पता नहीं लगेगा कि दोहा है कि चौपाई है कि सोठा है कि या फिर कुंडलियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए कारज को देखिए, यहाँ पर का बड़ा है तो बड़े के ये वाला सिंबल लगाएंगे, र छोटा है तो ये वाला सिंबल लगाएंगे, ज छोटा है तो ये वाला सिंबल हो गया यहाँ तक ये। अब उसके बाद बढ़ते हैं धीरे में। धीरे दोनों बड़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर बड़ा है। ये बड़ा है, धी भी बड़ा है, रे भी बड़ा है, तो दोनों के लिए हम यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाएंगे, डबल एस लगा देंगे यहाँ पर। अब बढ़ते हैं उसके बाद होत। होत में देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा, ठीक है ना। हो बड़ा है तो बड़ा के लिए एस लगाएंगे, और ता छोटा है तो इसके लिए हम इस प्रकार से सिंबल लगाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हाई में पहुँचते हैं, ये हो गया हाई। अब इसके लिए देखिए हाई बड़ा है तो ये वाला हम सिंबल लगा देंगे एस। कन्फर्म यहाँ तक? अब देखिए काउंट कीजिए यहाँ से, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक।
ये हो गया हमारा टोटल यहाँ पर 13। कितना हो गया यहाँ पर ये हो गया हमारा टोटल 13। अब इसी प्रकार ये तो हो गया हमारा पहला चरण। अब उसके बाद बढ़ते हैं यहाँ से हम तीसरे चरण की तरफ। तो देखिए यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नंबर हो गए। ये तीन लाइन डाल दी यहाँ से। ये बड़ा है तो इसके लिए हम डबल एस लगाएंगे यहाँ पर। छोटा है तो ये वाला हम सिंबल यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। पाई भी हो गया, समय भी खत्म हो गया। अब तरुवर में देखिए, ता छोटा है तो ये सिंबल हो गया, रू छोटा है तो ये सिंबल हो गया, व छोटा है तो ये सिंबल हो गया, उसके बाद रा छोटा है तो ये भी सिंबल। टोटल यहाँ पर 4 हो गए, ठीक। फरा में देखिए, फ छोटा है तो यहाँ पास क्या लगाएंगे, यहाँ पास ये वाला सिंबल यहाँ पर लगाएंगे। रा बड़ा है तो ये वाला सिंबल लगा दिए। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको काउंट करते हैं, देखिएगा। ये हमारा ले लिया यहाँ पर 1 2 3, फिर 4 5, ठीक है ना, 6 7 8 9 10 11, ये 12 13। तो इस प्रकार से हमने बता लिया कि ये वाला वर्ड हमारा 13 हो गया और ये वाला भी वर्ड हमारा 13 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो प्रथम चरण और यहाँ पर जो तृतीय चरण होता है, दोनों में 13 13 मात्राएं होती है, किसमें, दोहा में। जबकि जो द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण होता है, इनमें हमारा 11 11 मात्राएं होती है दोहा में, ठीक। तो हमने यहाँ पर मात्रा के काउंटिंग के साथ आप सभी को ये सारी बातें जैसे समझा दी है, ठीक। आपको बस सिर्फ इतना यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जो बड़ा वर्ड आता है उनके लिए हम ये वाला सिंबल यहाँ पर यूज़ करेंगे। जो छोटा वाला वर्ड आता है इसके लिए हम यहाँ पर ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे, चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है ना। कन्फर्म यहाँ तक। अब बात करते हैं सोठा। देखिए, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जो सोठा होता है ये दोहा का जस्ट उल्टा होता है और दोहा सोठा का जस्ट उल्टा होगा। तो देखिए यहाँ से, यह दोहा छंद के विपरीत होता है। यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है। इसमें पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं रहेंगी। जबकि मैंने आपको दोहा में जस्ट अभी बताया था कि इसमें जो प्रथम हमारा चरण होता है, ठीक है ना, जो हमारा प्रथम चरण और तृतीय चरण होता है, इसमें क्या होता था, दोहा की बात करें अभी, दोहा की हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें हमने बताया था कि इसमें हमारा 13 13 मात्राएं होती हैं, जबकि इसमें क्या होता था हमारा 11 11, मतलब द्वितीय और चतुर्थ चरण में इसमें हमारा 11 11 मात्राएं होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है, किसमें, सोठा में, इसके विपरीत। अब यहाँ पर हम पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं लेके चलेंगे, जबकि दूसरे और चौथे चरण में हम यहाँ पर अब 13 13 मात्राएं लेके चलेंगे, ठीक। दोहा में क्या होता था, 13 11 पे मात्राएं होती थी, जबकि सोठा में अब 11 और 13 मात्रा के रूप में हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा यहाँ पर सोठा। अब देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल लोग चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या यहाँ पर दिया हुआ है, समझिएगा। कहे जू पावे कौन, विद्या धन उदम बिना, जो पंख की पौन, बिना डुलाए न मिले, ठीक। तो यहाँ से देखिए काउंट करते हैं सभी को। हमने आपको अच्छे से यहाँ पर समझा दिया है कि इसमें हमारा प्रथम और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होती है, ठीक है ना। तो काउंट कर लेते हैं यहाँ से हम। देखिएगा, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 3 हो गया, फिर यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने जान लिया यहाँ पर कि ये हमारा कितना मात्रा हो गया यहाँ पर ये। तो ये हमने आपको कंफर्म करा दिया, यहाँ पर हमारा 11 11 मात्राएं रहेगी। अब इस वाले हम चरण की बात करते हैं, मतलब तृतीय चरण की बात करते हैं। देखिए यहाँ से, ये हमारा डबल हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है ना। 1 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर 3 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 5 6 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा, फिर 11 12 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 13। कन्फर्म यहाँ तक, सॉरी 13 बोल दिया था मैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा एक बार और अच्छे से काउंट कर लेंगे ना। यहाँ पर 13 नहीं होगा, 11 ही होगा। देखिए 1 2, ठीक है, 1 2 आधा है तो इस नाम से 1 2 हो गया, फिर इसके बाद ये 3 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 6 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, 9 10 हो जाएगा और 1 हो जाएगा हमारे यहाँ पर ये न के लिए 11, ठीक। न हमारा क्या है, छोटा है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये वाला सिंबल लगाएंगे, तो ये छोटा हो जाएगा यहाँ पर ये 11। तो यहाँ पर भी हमने काउंट कर लिया अच्छे से, ये हो जाएगा हमारा 11, ठीक। उसी प्रकार यदि इसको भी काउंट करेंगे तो इसमें हमारा कितना हो जाएगा, ये अब होगा ये 13 13 पे ये हमारा मात्रा काउंटिंग होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ से, यहाँ पर काउंट कीजिए कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें काउंट कीजिए 3 4 हो जाएगा, फिर इसमें हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11, ठीक है, और ये 12 और 1 13। कन्फर्म यहाँ तक। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर भी काउंट कर लिया, हमारे यहाँ पर 13 निकल के बाहर आएगा, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा ये चौथा।
तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान में रख लेनी है कि दोहा होता है वो सोठा का उल्टा, और जो सोठा होता है ये दोहा का उल्टा रहेगा, ठीक, एक दूसरे के अपोजिट। अब बात करते हैं रोला। रोला में क्या होता है, इसमें इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें हर एक चरण में 11 और 13 के क्रम में 24 मात्राएं होती है। मतलब दोनों को जोड़ने पर हमको कितना मिलेगा यहाँ पर, ये 24 मात्राएं मिलेगी। रोला एक कैसा छंद होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर रोला एक मात्रिक छंद होता है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल लिखते चलते हैं यहाँ से। चलिए हम यहाँ पास एग्जाम्पल में, एक सेकेंड, शायद ये वाला एग्जाम्पल मैंने टाइप नहीं कर किया है। चलिए कोई बात नहीं, मैंने तो आपको यहाँ पर काउंट करना अच्छे से आपको समझा दिया, ठीक है ना, कि ये वाला जो सिंबल होता है इसको आप कैसे यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है ना। कितने मात्रा इसमें गिनेंगे, 2 मात्रा गिनेंगे। ये वाला जो सिंबल होता है इसमें आप कितनी मात्रा गिनेंगे, तो इसमें आप जो है यहाँ पर 1 मात्रा यहाँ पर गिनेंगे, ठीक है ना। आप यहाँ पर लिख लेंगे 1 मात्रा करके। इसके लिए आप यहाँ पर 2 मात्राएं, और ये वाला जो चिन्ह होता है इसके लिए आप यहाँ पर 1 मात्राएं। तो इन्हीं दोनों सिंबल का यूज़ करके आप यहाँ पर हर एक वर्ड की काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी ने, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। अब बात करते हैं चौपाई। चौपाई छंद के बारे में जानते हैं। यह एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती है यहाँ पर, ठीक है ना। हर एक चरण में क्या होता है, 16-16 मात्राएं यहाँ पर होती है। कन्फर्म, देखिए यहाँ से पहले बात करते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल को लेकर के। बीनू पग चले सुने बीनू काना, ठीक है ना। देखिए इसमें काउंट कीजिए कितनी मात्राएं होती है, तो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर छोटा है 1 मात्राएं, छोटा है 2 मात्राएं, छोटा है 3, ये 4, फिर 5, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये 6, 7, 7 के बाद हो जाएगा यहाँ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15, 16, ठीक। हमने यहाँ पर जान लिया ये टोटल हो जाएगा हमारे यहाँ पर 16 मात्राएं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारे यहाँ पर चौपाई की बात। अब बात करते हैं कुंडलिया। देखिए कुंडलिया छंद क्या होते हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण पाए जाते हैं। शुरू के 2 चरण दोहक होते हैं और बाद के 2 चरण उल्लालक होते हैं, ठीक। मतलब हम यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर दोहा और उल्लाला के मिलने से हमारा क्या बनता है सर, कुंडलिया बनता है, ठीक है ना। 2 चरण उसमें दोहक होते हैं और 2 चरण वहाँ 2 चरण वहाँ पर किसके होते हैं, दोहक होते हैं, ठीक है। और वहाँ पर एक और भी होता है जिसको हम यहाँ पर उल्लाला छंद बताएंगे। मतलब दोहा और उल्लाला के मिलने से हमारा क्या बनता है यहाँ पर, तो आप बताएंगे हमारा कुंडलियाँ तैयार होते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ये बताइए कि कुंडलिया में कितने चरण होते हैं, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर, कुंडलिया में 6 चरण होते हैं जिनमें 2 चरण दोहा के होते हैं और 4 चरण जो होते हैं वो उल्लाला छंद के होते हैं। इसी तरह हर चरण में 24-24 मात्राएं होती है। कंफर्म यहाँ तक। आप यहाँ पर जो भी दिए हुए यहाँ पर पंक्ति इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना, और खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे सभी वर्डों की काउंटिंग करने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पास हमने दोहा, रोला, सोठा, चौपाई और कुंडलियों के बारे में अच्छे से यहाँ पास मात्रा काउंटिंग के साथ में सभी बातें यहाँ पास अच्छे से बता दी है, ठीक है ना। और जो भी यहाँ पास बचा हुआ था कि मात्रिक छंद जिनमें हमारा अर्ध समात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद ये भी आते हैं उसके प्रकार के रूप में, उसको भी मैं आपको अगले क्लास में बताने का प्रयास करूँगा। फिलहाल हमारा आज क्लास बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे शीर्षो ऑनलाइन क्लास की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म को। सो लव यू गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम। यदि कुछ भी कॉन्सेप्ट आपसे या आपने समझा नहीं है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने यहाँ पर बात को रखेंगे, मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि ये बात हमने अच्छे से समझ में नहीं पाई है, ये समझी नहीं है। मैं प्रयास करूँगा कि आप सभी को हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने का, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।